आपको पता है कि इस वक्त जो सूरत हाल है पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन की गूम गूम की पोजीशन है और किसी पार्टी को ये नहीं पता कि उसके किस उम्मीदवार ने लड़ना है और किसने नहीं लड़ना। तो मियां आमिर शहबाज साहब ने शायद इनकार कर दिया इसी वजह से कि वो चाह रहे थे जो नीचे जो विंग है ना, दो हल्के हैं पीपी 262 और पीपी 263, वो दोनों उम्मीदवार उनकी मर्जी के हैं। एक हवा है एक लोगों में, अब जैसे कह रहे हैं कि हवा चली हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ना भी अगर कोई कैंडिडेट वर्क के लिए गया तो एक ऑटोमेटिक वर्क उनका हुआ है और वो शायद जीत जाएंगे। हमजा अफजल वड़ैच, बैरिस्टर हमजा अफजल वड़ैच साहब जो कि बाहर से पढ़ के आए, वो पिछले कुछ महीनों से उनका ये वर्क संभाले हुए है, यानी कि जो कि प्रोग्राम है हमारे सोशल लिंक्स होते हैं लोगों के साथ, जिनके बाद शादियां हैं, ब्याह है, गमी और खुशी है, वहां उसको वो शरीक भी हो रहे हैं और जो उनके धड़े हैं, जो उनके दर के बाद सियासत के धड़े होते हैं, वो अपने धड़ों के जो लोग हैं उनको मिल भी रहे हैं, चाय पानी पे, नाश्ते पे, इस तरीके से वो मधु भी होते हैं। इस्लामी का जी अनवार अल हक साहब, वो जो पहले पीपी 262 में इलेक्शन लड़ते थे, अब वो उम्मीदवार है जमात इस्लामी के डॉक्टर अनवार अल हक साहब। और जो पीपी शहर में है सजाद अली शाह नौजवान है, लड़का एक बड़ा एनर्जेटिक नौजवान है, वो इस पीपी 262 से उम्मीदवार है और अनवार हक साहब पीपी से एनए के उम्मीदवार होंगे। हाँ जी बिल्कुल ही, यहाँ पे अगर किसी मुस्लिम लीग का कोई उम्मीदवार है एनए 172 में, या अगर मुस्लिम लीग ने इलेक्शन जीतना है यहाँ से, तो फिर तो वन एंड ओनली मियां इम्तियाज साहब यहाँ से उम्मीदवार होने चाहिए और अब तक वही है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं आपका होस्ट मुजम्मिल इकबाल खोज के एक नए एपिसोड के साथ। इस एपिसोड में हम डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खान सिटी का जो NA 172 हल्का है इसे डिस्कस करेंगे तफसील से। इसे हम पहले भी एक दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं, तो उसकी जो पिछले 4 इलेक्शंस की डिटेल है उसका मैं पिछली जो वीडियो है उसका डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मौजूद है, तो वो आप देख सकते हैं। आज हम हमारे मेहमान हैं GM सिद्धू साहब, GM हैदर सिद्धू साहब। GM हैदर सिद्धू साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, साबिक जनरल सेक्रेटरी हैं डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब रहीम यार खान से और नवाए वक्त से इनका ताल्लुक है। GM हैदर सिद्धू साहब का एक अपना यूट्यूब चैनल भी है और उसके अलावा ये सोशल मीडिया के ऊपर मुख्तलिफ इश्यूज के ऊपर व्लॉग वगैरह भी करते हैं, और इनके चैनल और यूट्यूब का जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होंगे। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया हमें। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद साहब, आपका बहुत शुक्रिया जी, आपने मेहरबानी की, शफकत की कि आपने अपने प्रोग्राम लिया और मौका दिया कि हम जो रहीम की छोटी मोटी सियासत है इसमें बात कर सके। मैं समझता हूँ यकीनन जो बड़ी अच्छा आपने सिलसिला शुरू किया है कि हम जनरली जो इस वक्त इलेक्शन के से पहले जो पोजीशन है हल्कों की उसमें हम बात कर सके ताकि लोग अवेयर हो सके। ये आपने बड़ा अच्छा सिलसिला शुरू किया। बुनियादी मकसद हमारा सर यही है कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा अवेयर करना है इस इलेक्शन के हवाले से। अच्छा सर, हम अब पार्टी वाइज आपका ये जो NA 172 है इसे डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले हम इसमें आते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इसमें 2018 में कैंडिडेट थे मियां आमिर शहबाज साहब। तो अब आप इधर से कैंडिडेट किसे देख रहे हैं, क्योंकि वो उनकी कोई खबरें थी कि शायद वो अब इधर से इलेक्शन नहीं लड़ रहे। असल में 172 हल्का है जो पिछले यदि इलेक्शन में 179 था, अब 172 हो गया। ये मेरे ख्याल में रहीम खान के शायद वाहिद हल्का है जिसकी अजीब सी सूरत हाल है तमाम पार्टियों की, सिर्फ एक पीपल्स पार्टी की बात नहीं, आपने पहले पीपल्स पार्टी से का पूछा उसकी बात करते हैं, लेकिन इसका अजीब सी सूरत हाल है तमाम पार्टियों की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पहले जैसे हमने बताया कि मियां आमिर शहबाज साहब यहाँ से इलेक्शन लड़े थे, उन्होंने तकरीबन 35,000 के करीब वोट लिया था और पीपल्स पार्टी का तकरीबन हल्के में इतना की वोट है। आमिर शहबाज साहब एक अच्छी शख्सियत के मालिक है, उनका अपना जाती वोट बैंक भी इसमें होगा, तो इस दफा ये ख्याल किया जा रहा था कि मियां आमिर शहबाज साहब इस दफा ज्यादा मजबूत तरीके से यहाँ से इलेक्शन लड़ेंगे। लेकिन आपको पता है कि इस वक्त जो सूरत हाल है पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन की गूम गूम की पोजीशन है और किसी पार्टी को ये नहीं पता कि उसके किस उम्मीदवार ने लड़ना है और किसने नहीं लड़ना। तो मियां आमिर शहबाज साहब जो है वो इस दफा भी यकीन उम्मीदवार से बड़े मजबूत समझे जा रहे थे, लेकिन उनका इलेक्शन ना लड़ने की वजह जो सामने आई है अब तक, जैसे अहमद महमूद साहब जो इस पूरे रीजन को संभालते हैं, उनका पसंदीदा जो इस हल्के के उम्मीदवार थे और मियां आमिर शहबाज साहब ही थे। लेकिन मियां आमिर शहबाज साहब जो है उनके बारे में जो पता चला है कि उन्होंने एक तो पोजीशन जो देखी है कि इस हल्के में क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से जो अगर उसको इलेक्शन लड़ने दे दिया गया तो आपको पता है कि सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ होगी। और दूसरी बात मियां इम्तियाज साहब यहाँ पे इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो वो मियां आमिर शहबाज साहब ने शायद इनकार कर दिया इसी वजह से
तो वो चाह रहे थे जो नीचे जो विंग है ना, 2 हल्के हैं, पीपी 262 और पीपी 263, वो दोनों उम्मीदवार उनकी मर्जी के हैं। जबकि अमन महमूद साहब ने वो दोनों जो उम्मीदवार हैं वो नामजद कर दिए हैं। शहर से जो उम्मीदवार हैं राजा सोलंकी साहब और बाहर से जावेद हसनदार गुजर साहब, तो शायद वो इन विंग्स के साथ इलेक्शन नहीं लड़ रहे थे। अच्छा, उसके बाद जो दूसरी नामजदगी हुई इस हल्के के लिए वो थे जावेद अकबर ढिल्लू साहब। सब उनको जानते हैं कि वो जिले के सदर यहाँ से रहे, पहले एमपी में 2 दफा पीपी 262 से रहे और अभी वो डिविजनल के ओहदे पे मौजूद है। तो उनको नामजद किया था मखदूम सईद अहमद महमूद साहब ने कि वो एनए का इलेक्शन ये वाला लड़े। लेकिन चूंकि वो इसमें 2 हल्के आते हैं, एक शहर का और एक बाहर का हल्का, तो बाहर का जो हल्का है वहां पे उनका वोट बैंक जाती तौर पर नहीं है, पार्टी का तो यकीन जितना होगा सो होगा, वो इसलिए नहीं है कि वहां पे जो एक बरादरी, चूंकि जट बरादरी से उनका ताल्लुक है, तो उनका अपना ये ख्याल है कि वहां से जावेद इकबाल वड़ैच साहब जो इलेक्शन लड़ेंगे तो वहां की जो बरादरी है, जट बरादरी है, वो शायद उनको वोट नहीं देगी। तो वो वाला एज जो बाहर से लेना चाह रहे थे वो उनको नहीं मिलेगा। वो भी ये चाहते कि 2 जो विंग है वो उनकी मर्जी से है, और अगर ऊपर जावेद वड़ैच साहब कैंडिडेट नहीं होते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जैसे कि आजकल थोड़ा सा मसाइल है, अगर वो नहीं होते तो फिर वो शायद इलेक्शन लड़ेंगे। लेकिन अभी तक इत्तला तो यही है कि मखदूम साहब जो है वो अपने जो नीचे वाले विंग है उनको तब्दील करने के लिए तैयार नहीं है। तो अभी तक जो एनए 172 का जो एमएनए का उम्मीदवार है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, वो ना तो नामजद हो सका ना तो सामने आया। अब कौन आता है इसका अभी तक कोई पता नहीं। अच्छा सर, अब हम चलते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अभी तक हमने जितने भी डिस्ट्रिक्ट के मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूंसी के विलाग किए हैं उसके अंदर इसकी तकरीबन यकसर एक ही पोजीशन है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की किसी भी पीपी में या एनए के किसी भी हलके के अंदर अभी तक कोई एक्टिविटी ग्राउंड के ऊपर नजर नहीं आ रही। गो के उनके जो लीडरान है, साबिक एमएनए एमपीए साहबान हैं, वो एक फर्दन लोगों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के ऊपर, घरों में, बैठकों में, डेरों के ऊपर वो राब्ते के अंदर हैं, लेकिन खुल के उनकी कोई एक्टिविटी अभी तक नजर नहीं आ रही। तो आप ये हमें बताएं कि यही सिचुएशन 172 में बरकरार है, ये इधर कोई और पोजीशन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की? जी, यहाँ पे तो पोजीशन वही है। तो ऐसी बात है पूरे पाकिस्तान में ये है, तो यहाँ पे भी यही है कि जो उम्मीदवार है वो तो सामने नहीं है। और वो जो हमारे उम्मीदवार थे साबका जावेद इकबाल वड़ैच साहब जो एमएनए बने थे 2018 में, वो जाहिर सी बात है मजबूत उम्मीदवार तो वही है वहां पे। और जो एक एज हासिल है थोड़ा सा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, एक हवा है एक लोगों में, अब जैसे कह रहे हैं कि हवा चली हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ना भी अगर कोई कैंडिडेट वर्क के लिए गया तो एक ऑटोमेटिक वर्क उनका हुआ है और वो शायद जीत जाएंगे। लेकिन जावेद इकबाल वड़ैच साहब जो है वो एक अरसे से गायब है। बात है जो उनके मुकदमा उनका दर्ज है और वो किसी नामालूम मकाम पे ही मौजूद है। वहां से एक सोशल मीडिया के जरिए वो लिंक जरूर है उनका। सोशल मीडिया जो यूट्यूब है या उनका बाकी जो फेसबुक के जो आईडीज हैं वो चल रही है, उसमें बकायदा पोस्ट उन्हीं के नाम से आ रही है और वो वैसे बस रब्ते में भी होंगे अपने बंदों के साथ। लेकिन अब थोड़ा सा जब से ये थोड़ा सा आज तो पता चला कि ऐलान भी शायद हो गया है इलेक्शन का, लेकिन कुछ दिनों से उनके जो करीबी दोस्त हैं या उनके बाकी फैमिली के लोग हैं, भाई हैं, वो तो सामने नहीं आ रहे। लेकिन उनका भतीजा है, उनका भतीजे हैं हमजा अफजल वड़ैच, बैरिस्टर हमजा अफजल वड़ैच साहब जो कि बाहर से पढ़ के आए, वो पिछले कुछ महीनों से उनका ये वर्क संभाले हुए हैं। यानी कि जो के प्रोग्राम है हमारे, सोशल लिंक्स होते हैं लोगों के साथ, जिनके बाद शादियां हैं, ब्याह है, गमी और खुशी है, वहां उसको वो शरीक भी हो रहे हैं। और जो उनके धड़े हैं, जो उनके धड़ के बाद सियासत के धड़े होते हैं, वो अपने धड़ों के जो लोग हैं उनको मिल भी रहे हैं, चाय पानी पे, नाश्ते पे, इस तरीके से वो मौजूद भी होते हैं। और पाकिस्तान तरीके मतलब ये है कि इसका मतलब ये हुआ कि जावेद इकबाल वड़ैच साहब ज़हनी तौर के ऊपर तैयार हैं, क्योंकि पार्टी की ये भी पॉलिसी आई थी कि अगर उन्होंने ये पहले वाले जो कैंडिडेट हैं सियासी उन्हें मैदान में ना उतरने दिया तो ज्यादातर इसके कैंडिडेट जो हैं वो वुकला साहबान होंगे। इसकी भी यानी उन्होंने तैयारी की हुई है। बिल्कुल इस तरह की तैयारी की हुई है। जावेद वड़ैच साहब क्योंकि जैसे आपने कहा कि वुकला होंगे, यकीनन इस तरह की स्ट्रेटजी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है। उस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटजी को देखते हुए, क्योंकि वो बैरिस्टर है हमजा अफजल वड़ैच साहब जो है उनके भतीजे हैं और काफी एक्टिव नौजवान है, वो लोगों से मिल भी रहे हैं और काफी मतलब आजी उनमें है। और जैसे सियासतदानों में होती है, वो बाहर से पढ़े हैं लेकिन काफी उन्होंने सियासत सीख ली है वहां से। बड़े बड़े जो मुकला है उनसे उनका लिंक रहता है और वो लोगों से मिलजुल रहे हैं। अभी तक तो इतलाक यही है कि जावेद वड़ैच साहब तो खुद ये कह रहे हैं जिन लोगों से रब्त में है कि वो इलेक्शन लड़ेंगे और एक मौका आएगा और ये चंद दिनों की बात है, उसके बाद हमें बकायदा इजाजत मिल जाएगी।
जैसे कि पीपी के आसम मजीद साहब है, वो भी बड़े असर से गायब थे, लेकिन थोड़ा सा मंजर आप पे आ गए। और जवेर वाला साहब खुद तो नहीं आए, लेकिन उनकी जो फैमिली के कुछ मेंबर्स हैं, कुछ दोस्त हैं, कुछ मुखला उनके साथ जो लिंक है, वो बकायदा मैं समझता हूँ कि शायद जवेर वाला को ये जो वर्क है या ये जो कंपेन है, जो इंतखाबी मुहिम जो कर रहे हैं अपने भतीजे के जरिए, दोस्तों के जरिए, ये बाकी पार्टियों से मुकाबले के लिए बहुत काफी है। ये इससे ज्यादा ना भी करें तो वो जिस वक्त जीतने की पोजीशन में है, अगर उनको इलेक्शन लड़ने दे दिया जाए तो। ठीक है। अच्छा सर, इधर NA 172 से आप जमात इस्लामी का भी कोई कैंडिडेट है? जमात इस्लामी का जी अनवार अल हक साहब, वो जो पहले पीपी 262 में इलेक्शन लड़ते थे, अब वो उम्मीदवार है जमात इस्लामी के डॉक्टर अनवार अल हक साहब। और जो पीपी शहर में है, सजाद अली शाह नौजवान है, लड़का एक बड़ा एनर्जेटिक नौजवान है, वो इस पीपी 262 से उम्मीदवार है, और अनवार हक साहब पीपी से NA के उम्मीदवार होंगे। ये उनका ऐलान तो अभी तक तो यही है, पहले सामने जो उम्मीदवार आए हैं। अब ये अनवारुल हक साहब ये डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी हैं जमात इस्लामी के? ये डिस्ट्रिक्ट अमीर रहे हैं पहले काफी अर्सा से, ये बड़े अहम रेंजर खान में सबसे एक्टिव शख्स समझे जाते हैं जमात इस्लामी के, क्योंकि एक तो ये डॉक्टर हैं, इनके बाकी रिलेशन बहुत है, बड़ा मेच्योर किस्म का वोट बैंक इनका है। ये हमेशा पीपी में जब इलेक्शन लड़ने तो अच्छा खासा वोट लेते हैं। मेरा ख्याल में शायद पंजाब के चंद हल्कों में ये हल्का शामिल होगा जिसमें यानी कि जमात इस्लामी जो है एक अच्छा और मुनज्जम वोट उनका है और वो लेती है। तो इस दफा वो NA का उम्मीदवार है, शहर के अंदर लेकिन काफी सारी एक स्ट्रेंथ मौजूद है उनकी, लेकिन अब देखना क्योंकि देहात का हल्का साथ मिल जाएगा तो फिर उसमें क्या सिचुएशन रहेगी। मेरा ख्याल में वोट तो यकीन वो लेंगे, लेकिन आपको पता है कि बाकी 3 पार्टियों की मौजूदगी में पाकिस्तान जो अपनी जमात इस्लामी है वो यकीन वोट तो अच्छे लेगी, लेकिन शायद भी जीतने की पोजीशन बनेगी। अच्छा सर, अब हम आते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो कैंडिडेट हैं वो तो अभी मियां इम्तियाज साहब भी बज़ाहिर नजर आ रहे हैं। गो के अभी 8 तारीख को फैसला होना था, इनकी बोर्ड का इजलास वो मुलतवी हो गया। मेरा ख्याल अब 13 तारीख तक उसमें इनके टिकट कंफर्म हो जाएंगे। आप एक तो मियां इम्तियाज साहब का जरा बताइएगा कि उनका इधर शहर के अंदर उनका कितने मजबूत कैंडिडेट हैं वो, और दूसरा ये पिछले दिनों एक वाकया हुआ था कि कुछ काउंसलर साहबान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, कोई एक मीटिंग भी की थी जिसमें जाफर इकबाल साहब के खिलाफ उन्होंने कोई नाराजगी का इजहार किया था। उसके बाद वो मामला तो उनके सेटल भी हो गए। जरा इस इशू के बारे में भी बताइएगा हमारे नाजरीन को। हाँ जी बिल्कुल ही, यहाँ पे अगर किसी मुस्लिम लीग का कोई उम्मीदवार है NA 172 में, या अगर मुस्लिम लीग ने इलेक्शन जीतना है यहाँ से, तो फिर तो वन एंड ऑलरेडी मियां इम्तियाज साहब यहाँ से उम्मीदवार होने चाहिए, और अब तक वही है। पिछले दिनों थोड़ा सा एक मसला हुआ था, हमारे जो काउंसलर्स हैं यहाँ पे रेंजर खान के जो मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक है, और मियां इम्तियाज के वो धड़े के लोग हैं, उनका जाफर इकबाल गुज्जर साहब से कुछ इख्तिलाफ हुआ। उसके बाद बड़ी उन्होंने मीटिंगें की और खिताबात किए, और एक मुहिम चल पड़ी कि जाफर इकबाल गुज्जर साहब की जो शहर से उनके बेटे उमर जाफर साहब इलेक्शन लड़ते, तो लिहाजा उनको हम टिकट नहीं लेने देंगे। हम पार्टी को रिक्वेस्ट करें कि मियां इम्तियाज साहब MLA होंगे, उनके साथ जो है एक मुतहरक कोई भी बंदा, एक मुतहरक बंदा जो कोई कैंडिडेट है वो उनके साथ यहाँ पे आए। उनकी नजर ज्यादातर जो लोग जो समझ रहे थे कि उनका जो इशारा है वो मियां इजाज आमर की तरफ रहे। मियां इजाज और मियां इजाज के छोटे भाई हैं, तहसील नाज़िम यहाँ पे रहे, उसके बाद म्यूनसिपल कमेटी के नाज़िम या चेयरमैन रहे, जिनके वो काफी एक्टिव किस्म के यहाँ पे कैंडिडेट है। तो उनका ख्याल था कि इनको शायद टिकट दे दिया जाए, लेकिन उसके बाद जाती बात जो मियां इम्तियाज साहब है वो ये नहीं चाह रहे थे। वो चाह रहे थे कि हमारे जो साबिक धड़े हैं या साबिक हमारे जो विंग है उन्हीं के साथ वो इलेक्शन लड़ना चाहेंगे। तो फिर वो जब उन्होंने अपने घर बुला के जाफर साहब की और उनकी आपस में सुलह तो बरकरार करवा दी है, लेकिन वो सुलह दिली तौर पर नहीं हुई, ये तो सब समझ रहे हैं। तो उसके बाद भी काफी बयान कॉन्फ्रेंस क्या है कि हम उमर जाफर साहब को शायद उस तरीके से इनके हवाले से वोट ना मांग सकें। और फिर वो जो समझा ये जा रहा था कि जब ये पीक पे लड़ाई थी, तो जाफर साहब आपको पता है कि वो एक ऐसा घराना है रहीम खान का जो कि नवाज लीग के मियां नवाज शरीफ के काफी करीब है, और मरकज की सतह पे वो जाहिर सी बात है काम करते हैं वो दोनों, और बेगम मिश्र साहबा। तो ये ख्याल किया जा रहा था कि वो MLA की जो टिकट है मियां इम्तियाज साहब की वो भी मशकूक हो चुकी है, और वहाँ ज़ेब जाफर साहब उनकी बेटी है वो उन्होंने अप्लाई किया हुआ है। और मैं थोड़ी सी बात ये भी आई थी कि दरअसल पीछे पार्टी ने काफी दबाव डाला मियां इम्तियाज के ऊपर भी, आप ये क्या कर रहे हैं कि आप इनको राजी करें आपस में, नहीं तो आपके लिए मसाइल पैदा होगा। ये कुछ इतलात थी, इसमें हकीकत है कि नहीं है कितनी है, लेकिन दोनों धड़ों की अपनी अपनी बातें हैं।
एक जो मियां इम्तियाज का जो धड़ा, वो ये कह रहा है कि जाफर साहब मजबूर हो गए थे कि वो जो जिन्होंने आना था इंटरव्यू करने के लिए टीम आनी थी, तो वो सोचने से भी यार कि ये ना हो कि कल सब पेश हो जाए मेरे खिलाफ, उनको ये डर था। जब वो दूसरा धड़ा ये कह रहा है कि ऊपर से पार्टी ने मियां इम्तियाज साहब पे प्रेशर इतना डाला हुआ था कि अगर ये आप ये नहीं करते तो फिर आपकी टिकट भी आपको नहीं मिलेगी, तो फिर इन्होंने मजबूर आपस में सुलह की है। लेकिन सिर्फ दिली तौर पर अभी तक नहीं हुई। और मेरा ख्याल है मियां इम्तियाज साहब शायद दिल से यही चाहते हैं कि ये जो आम हैं उमर जाफर साहब, ये इनके विंग ना हो, विंग कोई और आ जाए। भारत ये, लेकिन अभी तक ये तो वही विंग है, अभी तक तो कोई ऐसा मसला नहीं है। और लग भी ये रहा है उसी तरीके से मियां इम्तियाज साहब ऊपर लड़ेंगे, उमर जाफर साहब शहर से लड़ेंगे, महमूद चीमा साहब बाहर से लड़ेंगे, अभी तक तो यही लग रहा है। और ये बाहर नून लीग है जिसके ये तीनों कैंडिडेट मेरा ख्याल में 70-80% तक क्लियर है। बाकी पार्टी में तो क्लियर नहीं है, लेकिन ये 70-80% तक क्लियर है। जी जीएम हैदर सिद्धू साहब, ये बताएं कि मेन पार्टी जिस तरह हमने डिस्कस कर ली हैं, इसके अलावा कोई इधर ऐसी शख्सियत, कदावर शख्सियत जिसका कोई बरादरी का वोट हो या वैसे वो इन्फ्लुएंस हो उसका इधर सोसाइटी में 172 में, उसके अलावा भी कोई विलिंग है आपके नजदीक, इसका कोई नाम है उस शख्सियत का? नहीं, मैं नहीं समझ रहा कि 172 के अंदर कोई ऐसी शख्सियत, इन जो पार्टीज के अंदर लोग रहे हैं इनके अलावा कोई ऐसी शख्सियत जिसका कोई जाती वोट बैंक हो या बहुत बड़ी बरादरी का वोट बैंक हो या वो आजाद हैसियत से कोई ना कोई वोट ले सके, ऐसा फिलहाल कोई उम्मीदवार नहीं है। बस यही उम्मीदवार है, मिसाल के तौर पे अगर वडैश बरादरी है, जैसे आपको मैंने बताया कि जवेद इकबाल वडैश को टिकट नहीं मिलता, उनका उम्मीदवार कोई आजाद हैसियत में आ जाता है तो यकीनन उनका वोट बैंक है। अगर मियां इम्तियाज साहब आजाद हैसियत में आ जाते हैं तो वोट बैंक है। इसी तरीके से अमर शहबाज साहब भी अच्छे कैंडिडेट है, अगर वो आजाद हैसियत से आएंगे तो यकीनन कुछ ना कुछ वोट बैंक जरूर लेंगे। लेकिन और कोई शख्स इन पार्टियों के अलावा नजर नहीं आता जो कि ऐसे उठे और उम्मीदवार बन जाए और कोई डेट किसी को डाल ले। ऐसा कोई उम्मीदवार 172 में बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा। अच्छा, बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें वक्त दिया। इंशाल्लाह फ्यूचर में हम आपके साथ ये PP 262 और PP 263 को भी इसी तरह तफसील के साथ डिस्कस करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया सिद्धू साहब। जी बहुत शुक्रिया मुजम्मिल साहब, इंशाल्लाह इसी तरह रब्त जारी रहेगा और हम कोशिश करेंगे कि अपने प्रोग्राम के जरिए और आपके इस चैनल के जरिए लोगों तक जो सही एक पॉलिटिकल सिचुएशन है, जो मालूमात है, वो बिल्कुल सही और अच्छे तरीके से पहुंचा सकें। आपका बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।